हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक मनी क्रिएशन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इधर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हर साल बनते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये जो यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, ये दोनों चैप्टर्स मिला के अगर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है मनी क्रिएशन। आज की क्लास में हम लोग पूरा टाइम सिर्फ इस टॉपिक को समझने के लिए देंगे एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिएगा इस टॉपिक को समझना, मनी क्रिएशन। ऐसा यहां पे ब्रैकेट में लिखिएगा कि ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन। ठीक है, तो मनी क्रिएशन को और क्या बोला जाता है? क्रेडिट क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन। तो ध्यान रहे कि एग्जाम में अगर आपको कुछ भी आ जाए, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, आपका आंसर सेम रहेगा जो हम लोग अभी नोट लेने वाले हैं। ठीक है, तो याद होगा आपको जब हम लोग मनी चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट सप्लायर ऑफ मनी, कि हु आर द सप्लायर ऑफ मनी। तो वहां पे 3 बातें आई थी। एक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो पैसा छापता है, करेंसी छाप रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सप्लायर ऑफ मनी, या फिर प्रोड्यूसर ऑफ मनी। सेकेंड था गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? जितने भी क्वाइंस है और 1 रुपए का नोट है वो गवर्नमेंट छाप रहा है, दैट मीन्स ही इज ऑल्सो ए प्रोड्यूसर ऑफ मनी। तो वो भी प्रोड्यूसर है या फिर सप्लायर है। और हमने तीसरा पॉइंट में देखा था कि कमर्शियल बैंक, लेकिन कमर्शियल बैंक ना क्वाइंस प्रोड्यूस करता है ना ही करेंसी छापता है, पेपर नोट्स। तो फिर भी हम लोग कमर्शियल बैंक को प्रोड्यूसर या फिर सप्लायर ऑफ मनी बोलते थे। मैंने वहां पे आपको बताया था कि देखो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इधर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं हर साल। तो आज हम लोग इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि व्हाई कमर्शियल बैंक आर कॉल्ड सप्लायर ऑफ मनी। ठीक है, बिकॉज क्योंकि आपने देखा होगा कि वो लोग डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं, मतलब वो पैसा नहीं छाप रहे हैं लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं हमारे इकोनॉमी में। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे काम करता है ये चीज हम लोग देखेंगे। और मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर कमर्शियल बैंक के पास आप डिपॉजिट रखते हो, मान के चलो आप कमर्शियल बैंक के पास 1 लाख रुपए का डिपॉजिट रखोगे, तो आपके 1 लाख रुपए के हेल्प से वो मार्केट में 10 लाख रुपए का लोन दे देगा। आप ही सोचो कि आपने 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया और आपके 1 लाख रुपए से वो मैक्सिमम लोन 1 लाख का ही दे सकता है अगर देखा जाए तो जनरली। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड मनी क्रिएशन, इस प्रोसेस के हेल्प से बैंक्स क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए से 10-10 लाख रुपए का और या फिर उससे भी ज्यादा लोन मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो यही कारण है कि कमर्शियल बैंक को हम लोग सप्लायर ऑफ मनी या फिर प्रोड्यूसर ऑफ मनी कहते हैं, क्योंकि वो लोग जितना डिपॉजिट है उससे कई गुना ज्यादा मार्केट में लोन प्रोवाइड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड मनी क्रिएशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। लिखिएगा, इट इज द प्रोसेस by which commercial bank advances loan to public in the form of demand deposits, in the form of demand deposits
which is many times more than initial deposits, held with commercial bank. ठीक है, तो अगर आपको पहले मनी क्रिएशन समझना है तो पहले इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, आपके बुक में डेफिनेशन, प्रोसेस और क्या लिखा है वो आप पहले ये लेक्चर लीजिएगा, सारा कुछ समझिएगा, उसके बाद एक बार अपने वीके ओडी वाले बुक से चेक कीजिएगा। वीके ओडी वाले बुक में अच्छे से क्लैरिफिकेशन नहीं है इन चीजों को लेके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज इन चीजों को काफी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को समझिएगा और एंड तक अच्छे से समझिएगा। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो बस देखते जाइएगा, आपको एंड में सारा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। लिख रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है पब्लिक को इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है मैं आपको वापस से याद दिला रहा हूं। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है कि ऐसा डिपॉजिट जिसके अगेंस्ट में आप चेक काट सकते हो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट, तो इन दोनों अकाउंट पे आपको चेक काटने की फैसिलिटी दी जाती है, आपको चेकबुक प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए आपको चेकबुक नहीं दिया जाता है। दूसरा बात कि एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कभी भी अगर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपको लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर करके देता है, ना कि वो आपको कैश प्रोवाइड करता है। लेट्स से कि आप बैंक के पास गए फॉर लोन ऑफ 5 लाख, आपने 5 लाख का लोन मांगा, तो ऐसा नहीं है कि वो बैंक आपको कैश 5 लाख रुपया देगा। वो क्या करेगा, 5 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। जब आप अपना बैंक अकाउंट चेक करोगे तो उस पर लिखा हो रहेगा कि 5 लाख प्लस में, कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है। और हाँ, ये 5 लाख रुपया आप विड्रॉ कर सकते हो, आप इस 5 लाख के लिए चेक काट सकते हो। तो ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक एडवांस लोन टू पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है पब्लिक को, किसके फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में। मतलब वो लोन अमाउंट ऐसा है जिसके लिए आप चेक काट सकते हो, आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा लोन का पैसा, अब आप उसके लिए चेक काट सकते हो या फिर अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो वो पैसा। लेकिन हाँ, आपको मिलेगा कैश में नहीं, आपको मिलेगा बैंक अकाउंट में पैसा, फिर आप विड्रॉ कर लो या फिर आप चेक काट लो, जो करना है कर सकते। नेक्स्ट इज विच इज मेनी टाइम्स मोर देन इनिशियल डिपॉजिट हेल्ड विद कमर्शियल बैंक। ये जो लोन प्रोवाइड करता है ना, ये काफी ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रहा है। विच इज मेनी टाइम्स मोर देन इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट जितना है बैंक के पास उससे कई गुना ज्यादा लोन प्रोवाइड करता है। देखो, हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर आप 5 लाख रुपया डिपॉजिट करोगे बैंक में, अगर आप 5 लाख रुपया डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CRR, दैट मीन्स की RBI को के पास कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा। लेट से कि CRR 10% है, तो 10% का मतलब हो गया 50,000, राइट। तो SBI ने CRR 50,000 RBI के पास एज अ रिजर्व रख दिया। फिर SLR क्या है, तो मान के चलते कि SLR 20% है, मतलब कि कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रखेगा। कितना रखेगा, तो 20% हो जाएगा 1 लाख, राइट। इसका मतलब अगर डिपॉजिट किया किसी ने बैंक में 5 लाख रुपया, तो बैंक तो उस 5 लाख में से 50,000 RBI के पास रख देता है, फिर 1 लाख SLR वो अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन करता है, और बाकी जो 3.5 लाख रुपया बच गया
ये 3.5 लाख रुपया को वो क्या कर सकता है, एज ए लोन दे सकता है और उस पे पैसा कमा सकता है। तो ये वो पैसा है जिसको वो लोन पे दे सकता है। दैट मीन्स कि अगर कोई 5 लाख का डिपॉजिट करेगा तो बैंक कितने का लोन दे सकता है, 3.5 लाख का, आफ्टर मेंटेनिंग रिजर्व। 3.5 लाख रुपया सरप्लस बचता है, ये पैसा वो लोन पे दे सकता है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि जितना का डिपॉजिट आ रहा है ना, उतना उसका 10 गुना ज्यादा, मतलब कि अगर 5 लाख का डिपॉजिट आया है तो इस 5 लाख के हेल्प से 50 लाख का लोन कमर्शियल बैंक दे पाएगा पब्लिक को। तो ये कहा हम लोग सोचते थे कि 3.5 लाख का लोन जाएगा आफ्टर मेंटेनिंग रिजर्व, और हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि कमर्शियल बैंक 5 लाख रुपए से 50 लाख तक का लोन दे सकता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोन एडवांस किया जा रहा है कमर्शियल बैंक के द्वारा पब्लिक को, वो डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में किया जा रहा है, मतलब उस पर चेक काटा जा सकता है। और ये जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, इट इज मेनी टाइम्स मोर देन इनिशियल डिपॉजिट। जितना डिपॉजिट आ रहा है कमर्शियल बैंक के पास, उससे कई गुना ज्यादा लोन दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड मनी क्रिएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, दिस प्रोसेस कैन बी understood with the help of example. This process can be understood by taking example with these assumptions। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल से, और उस एग्जाम्पल में कुछ एजम्पशन लेंगे। ठीक है, एजम्पशन क्या है? पहला, इंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट। इंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा देश का जो कमर्शियल बैंक है वो एक यूनिट ही है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि पूरे के पूरे देश में, एक देश में बस एक कमर्शियल बैंक है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, येस बैंक, बहुत सारे बैंक है ना। तो हम लोग को ऐसा समझ के चलना है कि एक देश में जितने भी बैंक है ना, वो सब एक ही है, एक बैंक है और उसी के सारे ब्रांचेस है। मतलब कि इंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट। देश में सिर्फ एक बैंक है, ऐसा एजम्पशन लेके चलेंगे ताकि समझने में, ये प्रोसेस को समझने में आसानी हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन इकोनॉमी, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन इकोनॉमी is routed through banks, ठीक है। इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या है। कह रहा है कि ऐसा एज्यूम कीजिए कि देश में जितना भी रिसिप्ट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, वो सारा कुछ बैंक के थ्रू हो रहा है। दैट मीन्स कि आप ऐसा समझ सकते हो कि हमारा जो इकोनॉमी है ना, वो कैशलेस इकोनॉमी है। कैशलेस मतलब आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो, आपको किसी को पैसा देना है तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, या फिर आपको अगर किसी से पैसा लेना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहे हो।
कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोग अभी के एग्जाम्पल में सब कुछ वैसे ही देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, और आप देख रहे हो ना आजकल हमारे इकोनॉमी में ये एक्चुअल में हो रहा है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन अभी हमारे इकोनॉमी में आप देखोगे कि हर चीज कैशलेस होता जा रहा है। आप लोग अपने फीस भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, आप मार्केट में कोई सामान खरीदते हो, शॉपिंग करते हो, आप पेमेंट ऑनलाइन करते हो, डेबिट कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। तो क्या हो रहा है आजकल, सब कुछ कैशलेस हो रहा है। पेटीएम यूज कर रहे हैं लोग, फोन पे यूज कर रहे हैं। तो हमारा इकोनॉमी अब एक्चुअल में सही में कैशलेस हो चुका है। ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एजम्पशन यही ले रहे हैं कि जितना भी रिसिप्ट है, जितना भी पेमेंट है इकोनॉमी में, वो सारा कुछ बैंक के थ्रू हो रहा है। जितना रिसिप्ट पेमेंट है वो सब कुछ बैंक के थ्रू हो रहा है, मतलब कि सारा रिसिप्ट और पेमेंट ऑनलाइन मीडियम पे हो रहा है। ये दूसरा एजम्पशन है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, सपोज इनिशियल डिपॉजिट इन बैंक, इनिशियल डिपॉजिट, और ये जो इनिशियल डिपॉजिट है ना, इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। आगे समझ में आएगा कि ये सब क्या है। अभी बस आप अच्छे से नोट लेते जाइएगा। लिखा है, सपोज इनिशियल डिपॉजिट इन बैंक इज ₹1000। कहने का मतलब है कि मान के चलिए किसी इंसान ने बैंक में 1000 रुपए का डिपॉजिट किया, मतलब बैंक में 1000 रुपया जमा करवाया। ठीक है, आगे तो आपको पता है ना कि अगर बैंक में कोई भी इंसान जब पैसा जमा करता है तो बैंक क्या करता है उन पैसों से, सबसे पहले कुछ CRR मेंटेन करता है, कुछ SLR मेंटेन करता है, राइट। और जो पैसा बच जाता है उन पैसों को लोन पे देके उस पे पैसा कमाता है, यही काम करता है। अच्छा, और एक बात, आप कहीं पे भी नोट पे डालिएगा, कहीं पे भी नोट लिखिएगा इस चीज का कि आप अपने कॉपी के जहां पे आपने ये टॉपिक स्टार्ट किया उसके मार्जिन पे लिख लीजिएगा कि CRR प्लस SLR इक्वल टू LRR। ठीक है, मतलब ये है कि अभी हमने देखा ना कि अगर किसी भी बैंक के पास जब डिपॉजिट आता है, जैसे कि अभी 1000 रुपए का डिपॉजिट आया है, तो बैंक क्या करेगी उस डिपॉजिट से, कुछ पैसा 1000 रुपए का सर्टन परसेंटेज CRR RBI के पास रखेगी, थोड़ा SLR मेंटेन करेगी, अपने पास एज अ रिजर्व रखेगी, और जो पैसा बच जाएगा उस पैसों को यूज करेगी लोगों को लोन पे देने के लिए। तो जो भी रिक्वायरमेंट है ना, रिजर्व के तौर पे रखने वाला जो रिक्वायरमेंट है RBI के पास और अपने खुद के पास कमर्शियल बैंक, इस दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं LRR। इसका मतलब होता है लीगल, LRR का मतलब है लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, इसका नोट लीजिएगा मार्जिन में कि CRR प्लस SLR इक्वल टू LRR। LRR का मतलब है लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो हालांकि ये जो इक्वेशन लिखवाया है ना, इसको आप काफी सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में CRR प्लस SLR इक्वल टू LRR हो ही जाए। लेकिन अभी हम लोग के लिए अच्छा होगा कि ये एजम्पशन लेके चले। ठीक है, अच्छा, और एक बात कि ये जो बैंक SLR मेंटेन करती है, राइट, अपने पास कुछ रिजर्व मेंटेन करती है ना। फॉर एग्जांपल कोई 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया तो उसका 20% बैंक अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखती है, मतलब कैश में, लिक्विड फॉर्म में रखती है। क्यों रखती है, मान के चलो 1 लाख रुपया आया तो 20,000 रुपया अपने पास लिक्विडिटी मेंटेन कर रही है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बैंक को पता है कि जिसने भी पैसा यहाँ पे डिपॉजिट रखा है वो कभी भी पैसा लेने आ सकता है। मान के चलो कभी वो आ गया पैसा लेने, आज 1 लाख डिपॉजिट किया और दूसरे दिन आ जाए कि मुझे 10,000 विड्रॉ करना है, हो सकता है ऐसा। तो
इसलिए वो 20% मेंटेन करती है। अभी आप क्या बोलोगे ना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस इंसान ने बैंक में डिपॉजिट रखा है वो अपना सारा पैसा विड्रॉ करने आ जाए, राइट? या फिर ऐसा बोल सकते हो कि 1 लाख डिपॉजिट किया है तो बैंक ने कितना अपने पास रिजर्व रखा? बैंक ने रिजर्व रखा 20%, मतलब कि 20,000, और वो इंसान दूसरे दिन आए और बोले कि भैया 50,000 विड्रॉ करना है, तो 50,000 विड्रॉ कर लेगा। अभी बैंक कहां से लाएगा पैसा? उसने तो 1 लाख रुपया का सर्टन परसेंटेज अपने पास रखा और बाकी सारा पैसा लोन पे दे दिया, ठीक है? अपने पास रिजर्व कितना रखा? 20,000, बाकी सारा पैसा लोन पे चला गया। अभी वो पैसा कैसे रिटर्न करेगा? तो ध्यान रखिएगा कि बैंक क्या करता है, जितना भी रिजर्व मेंटेन कर रहा है ना, इसको पता है, इसने इतिहास में डेट मीन्स की हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हो चुका है बैंक को। बैंक का कहना है कि सारे के सारे लोग एक साथ पैसा विड्रॉ करने नहीं आते हैं। दूसरा, जो भी इंसान पैसा विड्रॉ करने आता है वो अपना सारा पैसा विड्रॉ करके नहीं ले जाता है। मान के चलो, इसका कहना है कि 1 लाख रुपया जिसने रखा था ना बैंक में, ऐसा थोड़ी कि दूसरे दिन वो आएगा और वापस से सारा पैसा विड्रॉ करके लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अपने एक्सपीरियंस से कमर्शियल बैंक ऐसा बोल रहा है। दूसरा बात, वो बोल रहा है कि देखो, अच्छा वो आ भी गया और बोला कि मुझे 50,000 विड्रॉ करना है और मैंने तो रिजर्व रखा था बस 20,000 का, कमर्शियल बैंक ने रिजर्व रखा है 20,000 का, तो क्या होगा? तो बैंक कहता है कि हम लोग क्या करेंगे ना, दूसरों का पैसा जिसका रिजर्व में रखा था, क्योंकि सारे के सारे लोग एक साथ बैंक में पैसा विड्रॉ करने नहीं आते हैं कभी भी, ठीक है? तो उनका कहना है कि बाकी सब लोगों का भी तो रिजर्व में रखा था, उनके पैसों से इसको पेमेंट कर देंगे, बाद में सेटलमेंट होता रहेगा। तो देखो, ये बैंक का एक्सपीरियंस है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, और उसी के बेसिस पे बैंक डिसाइड करता है कि SLR मतलब कि अपने पास डिपॉजिट का कितना परसेंटेज एज अ इन ए लिक्विड फॉर्म रखना है, ताकि डिपॉजिटर्स का डिमांड पूरा होता रहे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने एग्जांपल की तरफ कि सपोज इनिशियल डिपॉजिट इन बैंक इज 1,000। किसी ने 1,000 रुपया जमा किया। अब क्या होगा? 1,000 जमा हुआ है तो LRR मेंटेन कर लेगा, मतलब कि जितना भी CRR रखना था RBI के पास, जितना भी SLR रखना था अपने पास, वो सब रख के बाकी का जो पैसा बचेगा वो लोन पे दे देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक इज रिक्वायर्ड टू keep certain minimum fractions of this deposit, keep certain minimum percentage या फिर minimum fraction of these deposits, fraction of these deposits as legal reserve ratio, as legal reserve ratio, ठीक है? तो बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप सर्टन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ दीज डिपॉजिट्स, मतलब कि 1,000 की बात कर रहे हैं कि इस 1,000 का कुछ सर्टन मिनिमम फ्रैक्शन को अलग से रखा जाएगा लीगल रिजर्व रेशियो के फॉर्म में, ठीक है? As legal reserve ratio, that means LRR, and uses rest of the money for giving loan, ठीक है? बात बिल्कुल सही है कि अगर 1,000 का डिपॉजिट आता है बैंक के पास, तो बैंक इस 1,000 का कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व के फॉर्म में और RBI के पास रिजर्व के फॉर्म में, मतलब CRR और SLR मेंटेन करेगा, और हम लोग उसको कॉम्बाइंड वे में यहाँ पे LRR बोल रहे हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। और ये रिजर्व मेंटेन करने के बाद जो भी पैसा बच जाएगा उसको लोन के फॉर्म में दे दिया जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखिएगा कि लेट द LRR बी 20%। मान के चलते हैं कि LRR 20% है, ठीक है। VKOD में आप क्या देखोगे, LRR के बदले उसने CRR का एजम्पशन लिया है, वो हर जगह पे CRR लिख रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि बैंक सिर्फ CRR तो मेंटेन करता नहीं है, जितना भी डिपॉजिट आएगा उसका कुछ हिस्सा अगर वो RBI के पास रख रहा है तो कुछ हिस्सा अपने पास भी तो रख रहा है, मतलब SLR भी तो मेंटेन कर रहा है। तो इसलिए हम लोग हर जगह पे LRR लिख रहे हैं कि 1,000 रुपया आया है तो 20% LRR में दोनों ही आ गए, CRR SLR दोनों। तो 1,000 का 20% वो रिजर्व में रख देगा और बाकी का 800 रुपया लोन पे दे देगा। लिखते हैं इस बात को। सो हियर बैंक विल कीप rupees 200 as LRR and uses rest of the money for providing loan and uses rest of the money for providing loan, that is rupees 800। ठीक है, 200 रुपए का रिजर्व मेंटेन करेगा, लोन पे दे देगा। आगे this loan amount will be deposited in borrower's bank account who are free to withdraw the amount or issue check against this deposit। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोग को बताया था कि 1,000 का डिपॉजिट आया, 200 रुपए का रिजर्व मेंटेन हो गया और बाकी का 800 रुपया बैंक, कमर्शियल बैंक लोन पे दे देगा। तो ये जो लोन पे पैसा देगा, तो मैंने आपको बोला था कि बैंक कभी भी लोन कैश में नहीं देता है, वो बोरोवर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है जितना का भी लोन चाहिए। तो मान के चलिए यहाँ पे अगर बैंक 800 रुपए का लोन दे रहा है तो दिस लोन अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन बोरोवर्स बैंक अकाउंट। जो इंसान भी लोन ले रहा है ना, उसके बैंक अकाउंट में उतना पैसा डिपॉजिट कर दिया जाएगा, 800 रुपए। हु आर फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट और इशू चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। जिसको पूरा हक है वो जब चाहे वो पैसा निकाल सकता है या फिर उस पैसों के लिए चेक काट सकता है। ठीक है, अच्छा हमने और एक एजम्पशन लिया था। हमने एजम्पशन ये लिया था कि यहाँ पे हमारे इकोनॉमी में जो भी पेमेंट होगा, जो भी रिसिप्ट होगा, वो सब कुछ ऑनलाइन होगा, राइट। मतलब किसी को पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पेमेंट करना है, हम लोग पैसा क्यों विड्रॉ करते हैं? ऑब्वियसली पैसा विड्रॉ करते हैं किसी को पेमेंट करने के लिए। तो मान के चलो कि अगर पेमेंट सबको ऑनलाइन ही करना है तो कोई पैसा विड्रॉ क्यों करेगा, राइट।
तो देखो यहाँ पे लिखा है हु आर फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट और इशू चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। जो भी लोन का अमाउंट है ना बोरोवर के बैंक अकाउंट में 800 रुपया, उसके लिए वो पैसा विड्रॉ भी कर सकता है, चेक भी इश्यू कर सकता है, लेकिन यहाँ पे विड्रॉ नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम लोगों ने एजम्पशन लिया है कि सारा का सारा पेमेंट रिसिप्ट कैसे हो रहा है, ऑनलाइन होगा, तो वो विड्रॉ तो नहीं करेगा। क्या करेगा? चेक इश्यू कर देगा या फिर ऑनलाइन पैसा पेमेंट करेगा। ठीक है, अभी मान के चलो किसी इंसान ने जिसने भी लोन लिया था ना, उसने लोन लिया था किसी को पेमेंट करने के लिए, उसको पैसों का जरूरत था, या फिर मान के चलो उसको पैसों का जरूरत था एजुकेशन लोन के लिए, कॉलेज का फीस पे करने के लिए, या फिर लोग लोन लिए थे अपना घर बनाने के लिए, या फिर लोगों ने लोन लिया था कार खरीदने के लिए। तो भाई जिसने भी लोन लिया उसने क्यों लोन लिया? पेमेंट करने के लिए, तो उसने जरूर पेमेंट कर दिया होगा, राइट? उसने जरूर 800 रुपए का लोन लिया है तो किसी न किसी को पेमेंट किया होगा। चलो मान के चलते हैं पूरा पेमेंट किया है, ठीक है, कन्वीनियंट रखने के लिए। उन्होंने क्या किया? 800 रुपए का लोन लिया, क्यों? उसको कार खरीदना था, ठीक है, तो उसने 800 रुपए लोन पे लेके कार वाले को पेमेंट कर दिया, ठीक है, चलो कार का पेमेंट हो गया। अब ये जिसको भी इसने पेमेंट किया, कार के ओनर को पेमेंट किया 800 रुपए का। अभी कैसे पेमेंट किया होगा? पेमेंट किया होगा ऑनलाइन। इसका मतलब अगर वो पेमेंट कर रहा है तो उसके बैंक अकाउंट में गया होगा, राइट? कार का जो ओनर है उसके बैंक अकाउंट में गया होगा पैसा। और एक एजम्पशन लिया था कि पूरे कंट्री में एक ही बैंक है, ठीक है, एक ही बैंक है। इसका मतलब ये जो 800 रुपए का पेमेंट किया तो उसी बैंक में वापस से वो पैसा चला गया, ठीक है। चलिए इस चीज को समझते हैं, लिखते हैं। Since all the transactions are routed through bank, since all the transactions are routed through bank, if loan money is used by borrower, if loan money is used by borrower for making payment, then that money comes back into bank, in the deposit account of person who receives the payment, ठीक है। आपको अब ये बात समझना है कि ये जो 800 रुपए का लोन लिया था उसने उसका पेमेंट कर दिया। लोन लिया था क्यों? दूसरे को पेमेंट करने के लिए। मान के चलते पेमेंट अगले ने कर दिया। अभी जैसे ही पेमेंट करेगा तो पेमेंट कैसे किया होगा? बैंक के थ्रू। तो मेरे बैंक दैट मीन्स कि जिसने भी पेमेंट करना है उसके बैंक अकाउंट से 800 रुपया कट गया होगा और जिसको पेमेंट किया उसके बैंक अकाउंट में 800 रुपया चला गया होगा। तो सिंस ऑल ट्रांजेक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक, इफ लोन मनी इज यूज्ड बाय बोरोवर, जिसने लोन लिया था 800 रुपए का, यूज्ड बाय बोरोवर फॉर मेकिंग पेमेंट, उसने 800 रुपए का लोन लिया था पेमेंट करने के लिए, देन दैट मनी कम्स बैक इनटू बैंक इन द डिपॉजिट अकाउंट ऑफ पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट। तो जिसको भी पेमेंट किया होगा उसने, उसका भी तो अकाउंट होगा, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है तो बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो जरूर उसने भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाया होगा। और बैंक तो पूरे देश में एक ही है, तो उसी बैंक में दूसरे आदमी का भी, जिसको पेमेंट रिसीव करना है, उसका अकाउंट भी होगा। तो सिंपली क्या हुआ कि 800 रुपया मैंने लोन पे लिया था, मेरे अकाउंट से घट गया क्योंकि मैंने पेमेंट किया,
और दूसरे आदमी के अकाउंट में चला गया, ठीक है। तो और दूसरे आदमी के अकाउंट में, जिसके अकाउंट में गया, उसका अकाउंट किस बैंक में है? उसी बैंक में है, सेम बैंक में है। तो बैंक के पास वापस से 800 रुपया आ गया, ठीक है। बैंक के पास वापस से 800 रुपया आ गया। अभी देखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा दिस इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट, दिस increase the demand deposit, in bank by ₹800, ठीक है। 800 रुपए से डिमांड डिपॉजिट वापस से बैंक में आ गया। विथ दिस न्यू डिपॉजिट ऑफ ₹800, with this new deposit of ₹800, with this new deposit of ₹800, bank again keeps 20% of it as LRR, that is 160, and uses rest amount for giving loan, that is ₹640. The borrower uses this money for making payment. Borrower uses this money for making payment and again money comes back into account of those who receives payment, This ₹640 become a new deposit for the bank. Become a new deposit for bank. ठीक है, चलिए अब इस बात को समझते हैं। लिखा है दिस इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट इन बैंक बाय 800 विद दिस न्यू डिपॉजिट ऑफ ₹800 बैंक अगेन कीप्स 20% ऑफ इट एज LRR that is 160 and uses the rest amount for giving loan that is 640. कहने का मतलब ये है कि बैंक के पास 1000 रुपया आया, ठीक है। बैंक ने उस 1000 रुपए का 20% 200 रुपया अपने पास रिजर्व में रखा, बाकी का 800 रुपया लोन पे दे दिया। ध्यान से समझिएगा, जिसको भी लोन पे दिया उसने लोन क्यों लिया था? किसी को पेमेंट करने के लिए। जिसको भी उसने पेमेंट किया उसका बैंक अकाउंट उसी बैंक में है, क्योंकि पूरे देश में एक ही बैंक है। तो सिंपली हुआ क्या कि मेरे अकाउंट से पैसा कट के उसके अकाउंट में पैसा जमा हो गया, क्योंकि पेमेंट
ऑनलाइन हो रहा है, बैंक के थ्रू हो रहा है। तो जिसके भी बैंक अकाउंट में 800 रुपया गया, अब कमर्शियल बैंक उस 800 रुपए को अपना न्यू डिपॉजिट बताता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब बैंक उस 800 रुपए को अपना न्यू डिपॉजिट बताता है, बोलता है कि ये दूसरे अकाउंट होल्डर के अकाउंट में 800 रुपया आया। क्यों आया? क्योंकि जिसने भी लोन लिया था उसने 800 रुपया का पेमेंट किया, जिसको भी पेमेंट किया उसके अकाउंट में 800 रुपया आया। तो ये 800 रुपया जो उसके बैंक अकाउंट में आया वो न्यू डिपॉजिट कहलाता है बैंक के लिए। बैंक उसको न्यू डिपॉजिट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहां पे ये जो है ये सेकेंडरी डिपॉजिट बन गया। आपने लिखा था ना एक प्राइमरी डिपॉजिट, और ये क्या हो गया? सेकेंडरी डिपॉजिट। दिस इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट इन बैंक बाय 800, क्योंकि जिसके भी बैंक अकाउंट में 800 रुपया आया, बैंक अब उसको नया डिपॉजिट की तरह ट्रीट करेगा। अब नया डिपॉजिट आया है 800 रुपए का, तो बैंक क्या करेगा? अगेन 800 रुपए का 20% रिजर्व में रख देगा, दैट इज 160 रुपया, और बाकी का जो 640 रुपया बचा उसको फिर से लोन पे देगा। ठीक है, तो 640 रुपया फिर से लोन पे दिया। जिसने भी लोन लिया होगा, क्यों लिया होगा? पेमेंट करने के लिए। उसने लोन लिया मतलब उसके बैंक अकाउंट में लोन का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया। अब वो इंसान जिसने लोन लिया था उसने 640 का किसी को पेमेंट कर दिया होगा, क्योंकि लोग लोन लेते हैं पेमेंट करने के लिए, तो उसने पेमेंट किया। अभी जिसको भी पेमेंट किया उसके बैंक अकाउंट में 640 रुपया आया, तो बैंक क्या बोल रहा है कि न्यू डिपॉजिट फिर से आ गया 640 रुपए का। ठीक है, अब बैंक क्या करता है? फिर से 640 रुपए का 20% रिजर्व में रख देता है, और बाकी का जो पैसा बच गया उसको फिर लोन पे देता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। देखो यहाँ पे लिखा है द बोरोवर यूजेस दिस मनी फॉर मेकिंग पेमेंट एंड अगेन मनी कम्स बैक इनटू अकाउंट ऑफ दोज हु रिसीव्स पेमेंट। जो जिसको भी पेमेंट रिसीव हुआ उसके बैंक अकाउंट में चला गया। दिस 640 बिकम ए न्यू डिपॉजिट फॉर बैंक, और ये 640 रुपया बैंक के लिए नया डिपॉजिट बन गया। ठीक है, आगे लिखिएगा दिस प्रोसेस of deposit creation goes on until the total cash reserve या फिर LRR become equal to initial deposit। ये प्रोसेस चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? जब तक कि पूरा का पूरा डिपॉजिट जो शुरुआत में आया था, मतलब कि 1000 रुपया जो डिपॉजिट आया था शुरुआत में, वो सारा का सारा डिपॉजिट LRR न बन जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब मुझे पता है अभी भी बहुत लोगों को डाउट होगा कि क्या चल रहा है, पैसा आया फिर पैसा गया फिर अकाउंट में आ गया। अब इसको अच्छे से टेबल के फॉर्म में देखते हैं, अब जाके आपको शायद अच्छे से समझ में आए। चलिए टेबल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट आया। कितने का इनिशियल डिपॉजिट आया था? 1000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट आया। अब 1000 का जैसे इनिशियल डिपॉजिट आया तो बैंक ने क्या किया? %20 का LRR मेंटेन किया है, तो 1000 का 20% 200 रुपया उसने रिजर्व के फॉर्म में रख दिया। कुछ RBI के पास CRR और कुछ अपने पास SLR, और बाकी का पैसा
800 रुपया बचा, उसको लोन पे दे दिया। ठीक है, अभी जिसको भी लोन पे दिया उसके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि जिसको भी लोन मिला, मान के चलिए ए ने लोन लिया है तो ए के अकाउंट में आ गया 800 रुपया। अब ए ने लोन लिया था बी को पेमेंट करने के लिए, तो उसने 800 रुपए का पेमेंट कर दिया बी को, तो ए के अकाउंट से पैसा कट गया और चला गया बी के अकाउंट में। ठीक है, अभी बी के अकाउंट में जैसे ही पैसा आया तो बैंक क्या बोला कि ये 800 रुपया मेरे लिए, जो बी के अकाउंट में 800 रुपया जमा हुआ ना, वो एक नया डिपॉजिट है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, और इसको बोल रहे थे हम लोग प्राइमरी। ठीक है, इसको हम लोग राउंड 1 भी बोल सकते हैं। पहला राउंड यहां पे कंप्लीट हुआ कि 800 रुपया बी के अकाउंट में आया, ए ने पेमेंट किया उसको, और ए के पास पैसा कहां से आया था, लोन पे लिया था, तो लोन पे लेके ए ने अपने अकाउंट में 800 लिया, फिर पेमेंट किया बी को, बी के अकाउंट में 800 रुपया जैसे आया तो बैंक बोला देखो नया डिपॉजिट आया है, किसी ने जमा करवाया है बैंक में पैसा 800, तो 800 रुपए का वो फिर क्या बोला कि अगेन हम इसका 20% LRR रख देंगे और बाकी का जो 640 रुपया बच गया उसको लोन पे दे देंगे। ठीक है, तो इसने भी जिसको भी लोन दिया, मान के चलो लोन दिया था सी को 640 रुपए का, सी ने लोन क्यों लिया था, डी को पेमेंट करने के लिए, तो सी ने अपने अकाउंट में पैसा कम करवा के ट्रांसफर कर दिया किसको, डी को, तो डी के अकाउंट में पैसा बढ़ गया। अभी जैसे ही डी के अकाउंट में 640 रुपया आया, अभी जैसे ही डी के अकाउंट में 640 रुपया आया तो बैंक बोला कि ये नया डिपॉजिट आया है डी के अकाउंट में, किसी ने पैसा जमा किया है, तो पैसा जमा हुआ है मतलब पैसा आया है, तो इसका 20% हम लोग LRR रख लेते हैं, और बाकी जो पैसा बच गया मतलब कि 512 रुपया, ये 512 रुपया क्या हो गया, लोन पे फिर से दे सकता है। अभी फिर से 512 रुपया लोन जिसको भी गया होगा, उसने क्यों लिया होगा लोन, पेमेंट करने के लिए किसी को, जिसको भी पेमेंट किया होगा तो बैंक में गया होगा 512 रुपया। अगेन राउंड 3, बैंक क्या बोला कि बैंक में 512 का न्यू डिपॉजिट आया है, फिर 20%, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और अल्टीमेटली बहुत सारा पैसा क्रिएट किया जाएगा लोन के फॉर्म में, और ये सारे लोन के अमाउंट पे चेक काटने का फैसिलिटी बैंक दे देता है। तो देखिए इस तरीके से कितना पैसा क्रिएट होगा वो हम लोग टोटल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं टोटल लिखिएगा, टोटल डिपॉजिट जो क्रिएट होगा, पता है टोटल डिपॉजिट क्रिएट कितना होगा, 5000। जबकि सोचिए कि इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1000, और इस 1000 रुपए के हेल्प से टोटल कितना डिपॉजिट क्रिएट कर दिया गया, 5000 रुपया, मतलब 4000 रुपया बैंक ने क्रिएट किया। देखिए पब्लिक ने पैसा कितना जमा किया बैंक में, 1000 रुपया, और उस 1000 से 4000 रुपया एक्स्ट्रा किसने बनाया, बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने बनाया। तो प्रोडक्शन किसने किया, प्रोड्यूसर कौन है, कमर्शियल बैंक, इसीलिए हम लोग उसको सप्लायर ऑफ मनी बोलते हैं। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे एक्चुअल में डिपॉजिट आया था 1000 का, फिर लोन दिया, फिर डिपॉजिट, फिर लोन दिया, फिर डिपॉजिट, फिर लोन दिया, फिर डिपॉजिट आया, फिर लोन देगा, फिर डिपॉजिट आएगा, फिर लोन देगा, फिर डिपॉजिट, इस तरीके से 5000 का डिपॉजिट बना दिया। तो 1000 ही था ओरिजिनल अमाउंट, बाकी का 4000 बैंक ने क्रिएट किया। कैसे, लोन दे देके। तो लोन कितने का दे पाया, डिपॉजिट आया 1000 का, लोन दे दिया 4000 का। ठीक है, LRR, ये LRR इस तरीके से रिजर्व में रखते 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 सारा इनिशियल डिपॉजिट का जो पैसा था ना, 1000 इनिशियल डिपॉजिट था, वो सारा पैसा रिजर्व में क्रिएट होते होते सारा पैसा खत्म हो जाएगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये टेबल आप लोग अच्छे से बनाइएगा। आपको ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा, तो आपको हर चीज बनाना है, अच्छे से बनाना है।
चलिए, अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने ये 5,000 अमाउंट कैसे पता किया, ठीक है, कि 5,000 टोटल डिपॉजिट क्रिएट होगा, ये कैसे पता चला। स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट को डिस्कस करने में कि ये कैसे पता चला कि 1,000, फिर 800, फिर 640, फिर 512, फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा, एलआरआर क्रिएट करता जाएगा। तो फाइनली कितना का एलआरआर क्रिएट होगा? 1,000, मतलब जितना इनिशियल डिपॉजिट था उसके बराबर एलआरआर जब क्रिएट हो जाएगा तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितना था डिपॉजिट? 1,000, सारा पैसा खत्म हो गया एलआरआर क्रिएट करते करते। अब लोन कहां से दे पाएगा? लेकिन डिपॉजिट कितना क्रिएट होगा फाइनल? 5,000। ये कैसे पता चला, ये हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सेम टॉपिक चल रहा है अभी भी। आगे लिखना है आपको कि टोटल डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड, सो टोटल डिमांड डिपॉजिट, सो टोटल डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड टोटल कितने का डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होगा वो डिपेंड्स ऑन इनिशियल डिपॉजिट, डिपेंड्स ऑन इनिशियल डिपॉजिट एंड एलआरआर। ठीक है, लिखिएगा नीचे डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला बोल रहा है? बोल रहा है डिमांड डिपॉजिट कितना क्रिएट होगा 1,000 का इनिशियल डिपॉजिट से, 1,000 का इनिशियल डिपॉजिट से टोटल डिमांड डिपॉजिट आप कितना क्रिएट कर पाओगे। फॉर्मूला क्या है? इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1,000 इंटू 1/LRR कितना एज्यूम किया था? 20%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1,000 इंटू 1/20% का मतलब हो गया 100/20, 5,000। इसका मतलब टोटल डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कितना होगा? 5,000। अब आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, राइट। जब आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया है तो डेट मीन्स कि अब आप और एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एलिजिबल हो। ये है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है और हाई पावर्ड मनी क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी आपने देखा कि बैंक के पास डिपॉजिट आया 1,000 और बैंक ने उस 1,000 रुपए से 5,000 का डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर दिया टोटल। ठीक है, 5,000 का डिमांड डिपॉजिट टोटल क्रिएट किया। इसमें से 1,000 रुपया जो स्टार्टिंग में था ना, जो 1,000 रुपया किसी पब्लिक ने बैंक में 1,000 का करेंसी नोट पैसा जमा किया था, वो 1,000 रुपया कौन छापा होगा? वो 1,000 रुपया जो पब्लिक जमा किया था स्टार्टिंग में,
वो पैसा जरूर आरबीआई ने छापा होगा। लेकिन उस 1000 रुपए के हेल्प से कमर्शियल बैंक बार बार डिपॉजिट क्रिएट करता गया और 4000 रुपया एक्स्ट्रा क्रिएट किया। दैट 4000 जो क्रिएशन हुआ है वो 4000 रुपए का, वो आरबीआई ने प्रिंट किया ही नहीं है। उसको आरबीआई ने प्रिंट किया ही नहीं है। उसको कौन क्रिएट कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक क्रिएट कर रहा है, कमर्शियल बैंक प्रोड्यूस कर रहा है, और इस टाइप के पैसों को हम लोग बैंक मनी कहते हैं। ठीक है। हाई पावर्ड मनी किसको कहते हैं? तो हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है वो पैसा जो आरबीआई ने छापा है, मतलब कि वो पैसा जो एक्चुअल में आरबीआई प्रिंट करता है, दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। ठीक है। इसका मतलब हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आ जाएगा? तो हाई पावर्ड मनी में आ जाएगा, लिखिएगा हाई पावर्ड मनी में, इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड और प्रिंटेड बाय आरबीआई। ठीक है। इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड और प्रिंटेड बाय आरबीआई। ये वो पैसा है जिसको आरबीआई प्रिंट करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। लेकिन बैंक मनी क्या है? तो बैंक मनी में हम लोग लिखेंगे कि इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय कमर्शियल बैंक। It is the money produced by commercial bank in the form of demand deposit। ये वो पैसा है जो कमर्शियल बैंक प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। एंड हाई पावर मनी, इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड और प्रिंटेड बाय आरबीआई। ठीक है। चलिए, अच्छा, आरबीआई ने जो पैसा छापा वो कहाँ है भाई? वो पैसा हमारे और आपके पास कैश में है। ठीक है। अगर हमारे और आपके पास जो पैसा कैश में है वो आरबीआई ने छापा है, तो करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, हाई पावर्ड मनी हाई पावर्ड मनी कहां पे है? तो इट इज द करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, उसको हम लोग कह सकते हैं हाई पावर्ड मनी है। और कहां चला गया वो पैसा? और वो पैसा चला गया है, याद है 1000 का जो डिपॉजिट आया था बैंक के पास, बैंक ने उसका सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रख दिया था। तो आरबीआई के पास क्या रख रहा है? एक्चुअल पैसा, करेंसी 20% या 10% जो भी है सीआरआर, वो रख रहा है। तो करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, जो पैसा, जो नोट हम लोग के हाथ में, वो हो गया हाई पावर्ड मनी। इनिशियल डिपॉजिट जो 1000 रुपया आया था बैंक के पास, बैंक ने उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रख दिया, वो भी हाई पावर्ड मनी ही है, क्योंकि वो एक्चुअल कैश था, एक्चुअल करेंसी था। और कुछ अपने पास रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, ताकि अगर कोई डिपॉजिटर पैसा मांगने आ जाए तो कुछ पैसा उसके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, कैश में होना चाहिए। तो कुछ कैश अपने पास भी कमर्शियल बैंक रखता है एज एसएलआर। तो कैश हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक एज वॉल्ट कैश। ठीक है। तो हाई पावर्ड मनी इक्वल टू क्या हो गया? करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक प्लस सीआरआर प्लस एसएलआर, या फिर हम लोग वॉल्ट कैश भी कहते हैं। वॉल्ट कैश का मतलब एसएलआर ही होता है। ठीक है। वॉल्ट कैश का मतलब क्या होता है? एसएलआर।
तो कहीं पे नोट डाल के लिख लीजिएगा इस बात को भी, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज वॉल्ट कैश। तो वॉल्ट कैश का मतलब होता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक कीप विथ इटसेल्फ। ठीक है, तो लिखिएगा वॉल्ट कैश परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक कीप विथ itself as reserve, percentage of total deposit which commercial bank keep with itself as reserve, इसी को हम लोग SLR भी बोलते हैं। ठीक है, तो होपफुली अब आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, मनी एंड बैंकिंग का सारा टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, और वो होगा ऑफलाइन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।